मित्रों, जय हिंद। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने देश के 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में आपने जो जनमत दिया, उसका परिणाम और उसका सुख आपको अनवरत 5 साल तक प्राप्त होता रहेगा। ये इस सरकार का वादा भी है और इसने किया भी है। खैर, अब चुनाव का माहौल ख़त्म हो गया। एक दूसरे माहौल जिससे दुनिया चिंतित है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अपने वीडियो में विचार व्यक्त करता हूँ, ये मेरे निजी विचार हैं और सबसे क्षमा चाहता हूँ कि यदि किसी के विचार हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हों या किसी के कोई विपरीत विचार हों, तो वो हमसे सहमत और असहमत होने का उनको पूरा हक है। अब बात आती है कि जो दूसरा एक घटना अभी दुनिया में चल रही है, जिससे हम और आप प्रायः हमेशा सोशल मीडिया से लेकर के लाइव मीडिया तक देख देख करके चिंतित होते रहते हैं। स्वाभाविक भी है चिंतित होना। वो है इस समय जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जिसको लगभग 35 दिन हो गए। मित्रों, इसके बारे में मैं फिर से उद्धृत करना चाहता हूँ। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने कहा था कि संसार में द्युत और युद्ध हरदम होते रहेंगे। द्युत माने द्युत क्रीड़ा, जुआ और युद्ध। जब कोई छल से या बल से या कपट से या चातुर्याई से या प्रलोभन से किसी का सब कुछ हरण कर लेगा, तो उसे प्राप्त करने के लिए वो जो हारा हुआ इंसान है वो युद्ध करेगा और यह बार बार होता रहेगा। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो युद्ध हो रहा है और जिसने हमारी आपकी चिंता बढ़ा रखी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पूरा संसार 2 भागों में विभक्त है। एक को डेमोक्रेसी के देश कहते हैं और दूसरे को कम्युनिस्ट देश कहते हैं। अब आती है बात विस्तारवाद की। तो विस्तारवाद दोनों ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट देशों की बातें मीडिया में उतनी नहीं आती हैं, इसलिए मीडिया वाले को भी उनसे मसाला नहीं मिलता है, इसलिए वो उनकी तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं। यहाँ डेमोक्रेट्स कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। यदि आप देखें तो दुनिया के तमाम व्यापार और मीडिया पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है और अमेरिकी कंपनियां सिवाय अपने देश के आर्थिक हित के किसी का कोई हित नहीं सोचती हैं। यदि कोई किसी मुखालफत में है, किसी भ्रम में है कि अमेरिका किसी का भला करता है, तो वो भ्रम में रहे, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने देश का भला चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करना चाहता है। अब सवाल ये है कि आज से नहीं हो रहा है, ये चीज़ विगत 300 सालों से हो रही है। जब ब्रिटिश कॉलोनी पूरी दुनिया के में लगभग उनका राज चलता था। मक्कारी और धूर्तता के बल पर मुगलों की तरह वो सीधे हमला नहीं किए, देशों में गए, वहाँ के राजाओं से, वहाँ के सुल्तानों से, वहाँ के शासकों से उन्होंने व्यापार करने के लिए जगह और अनुमति मांगी। उदारता बस लोगों ने दे दिया। कुछ दिन उन्होंने व्यापार किया और कुछ दिन व्यापार करने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनका व्यापार तो यहाँ बहुत आसानी से चल सकता है, क्योंकि यदि हम एशिया द्वीप की बात करें तो दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा यहीं रहता है। यहाँ मैं अखंड भारत की बात जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, जो काबुल से लेकर के चीन तक फैला हुआ था।
यहाँ पर भी उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला से जगह मांगी रहने की, व्यापार करने की, और बाद में उसी को हरा करके वो कलकत्ता रेसिडेंसी में अपने गवर्नर का राज्य स्थापित कर लिया। और धीरे धीरे 200-250 वर्षों में उन्होंने लगभग हिंदुस्तान के हर एक कोने पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुगल नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने कर लिया। अब ये उनकी सत्ता की भूख कहाँ से कम हो। संयोग से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह से हारे। जर्मनी ने उनकी हालत खराब कर दी, पिट गए, बर्बाद हो गए, अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। तो उन्होंने अपने एजेंटों के द्वारा जगह जगह से अपने पांव हटाने, पीछे खींचने शुरू कर दिए। मैं बात भारत की करूंगा। भारत में भी उनके 3 एजेंट थे, जिन्ना, नेहरू और गांधी। इन तीनों को 3 बंदर की तरह उन्होंने पाला और अपना काम सिद्ध कराने के लिए इनको पूरी सीख और शिक्षा दी, और इनसे जो चाहा उन्होंने इस देश में भी करवाया। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद नहीं किया, सत्ता स्थानांतरित करी थी, और धूर्त नेहरू, गांधी और जिन्ना ने उस सत्ता पे जैसे उन्होंने दिया वैसे स्वीकार किया। कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रतिरोध नहीं किया, और हिंदुस्तान के भोले भाले जनमानस के ऊपर एक रक्त रंजित विभाजन उन्होंने थोप दिया, जिसके लिए हिंदुस्तान की जनता कतई तैयार नहीं थी, और गांधी चाहता तो वह विभाजन होता भी नहीं। लेकिन उसकी अंग्रेजों की धूर्त चालों में, क्योंकि वो उसी के एजेंट थे, वो तीनों आकर के उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। खैर, उसके बाद अंग्रेज चले तो गए, लेकिन उन्होंने जिसको भी सत्ता हस्तांतरित करी थी, उससे उन्होंने एक वादा लिया था कि 100 साल में वो इस देश की दशा ऐसी कर देंगे कि पुनः उनको यहाँ पर आक्रमण करके कब्जा आसानी से मिल जाए। उन्हीं की लिखाए हुए संविधान, उन्हीं के लिखाए हुए आईपीसी, उन्हीं की लिखाई हुई सीआरपीसी, उन्हीं के लिखाए हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, और वो यथावत आज भी देश में चल रहे हैं। आप कानून की किताबों को उठा के देखिए, उनके ऊपर लिखा हुआ है फलाना एक्ट डेट सो एंड सो, फलाना एक्ट डेट एंड सो एंड सो। आप पाएंगे कि यह देश अभी भी अंग्रेजों द्वारा शासित था। 2014 तक इरादे और मंशा वही थी कि इस देश को फिर से उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन रास्ता धूर्तता वाला होगा, और उस धूर्तता और मकारी का हर दिन आप प्रमाण देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब ये चैन से कहाँ बैठने वाले हैं। इन्होंने अपने देशों का एक समूह बना लिया, जिसको नाटो कहते हैं, एक ईयू बना लिया, और इनका मुख्य धंधा है हथियार बनाना और हथियार बेचना। क्योंकि आप साल भर में जितना कमाएंगे गेहूं, चावल या अन्य छोटी चीज़ें किराना बेच करके, उतना मुनाफा आप कह सकते हैं ये एक जहाज या एक फाइटर या एक टैंक या एक तोप बेच करके कमा लेते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था उसी पे चलती है। अब ये अर्थव्यवस्था चलने के लिए दुनिया में युद्ध होना जरूरी है, और युद्ध होने के लिए जुआ होना जरूरी है। जो जुआ ये कभी अफगानिस्तान में खेलते हैं, कभी पाकिस्तान में खेलते हैं, कभी भारत में खेलते हैं, कभी चीन में खेलते हैं, कभी सीरिया में खेलते हैं, कभी इराक में खेलते हैं, कभी ईरान में खेलते हैं, कभी यमन में खेलते हैं, कभी दुबई में खेलते हैं। ऐसे मैं सैकड़ों देश, 50 देश आपको गिनवा सकता हूँ, जहाँ इनकी धूर्तता के बल पर छोटे छोटे देश युद्धरत हैं, युद्ध कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। वहाँ इनके हथियार बिकते हैं, और इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और ये आराम से
सोने चांदी की गाड़ियों में घूमते हैं। यही इन्होंने अभी लेटेस्ट यूक्रेन के साथ किया। वहाँ के जो जोकर राष्ट्रपति है उसको इन्होंने समझाया कि तुम नाटो देशों में सम्मिलित हो जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मंशा उनकी यही थी कि इसको बेवकूफ़ बना करके हथियार बेचें, इसको रूस से भिड़ा दें और ये युद्ध लंबा चले और उनका हथियार बिके, जो अब उन्होंने 35 दिन के बाद बेचना शुरू कर दिया है। वो सीधी लड़ाई में नहीं आएंगे, उनको पता है क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अब सीधी लड़ाई में वो जीत भी नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना है और इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। उनका हथियार यूक्रेन खरीद रहा है। बर्बाद कौन हो रहा है? यूक्रेन, सीरिया, यमन, इराक और इस तरह से अब नंबर पाकिस्तान का भी आ चुका है, जहां उनकी धूर्तता ही चल गई। उनकी धूर्तता को पहचान करके मियां इमरान खान चीन की तरफ भागे, लेकिन चीन तो उनसे भी बड़ा धूर्त है। उसने उनको ऐसा फंसा लिया है कि अब वो मियाँ जी न घर के न घाट के। तो मित्रों, ये सब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने देश को अगर बचाना है तो यहाँ एक कुशल नेतृत्व को बनाए रखना है। ढाई युद्ध की बात मैं बार बार कहता हूँ। भारत को दुनिया के टॉप 10 सशक्त देशों में भारत का स्थान चौथा है, 5वां है। और दुनिया अभी ये जानती है कि भारत को सीधे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, ना अमेरिका, ना रूस, ना ब्रिटेन, ना चीन। तो वो फिर दूसरा हथियार इस्तेमाल करते हैं जिसको जुआ बोलते हैं, घूस बोलते हैं। देश के शासकों को भ्रष्ट करना, देश के शासकों को विष का न्याय देना, देश के शासकों को किसी भी तरीके से इस तरह से उनको जादू टोना करके, उनको पैसे खिला करके, स्विस बैंकों में उनके खाते में पैसे डाल करके देश को सामरिक दृष्टि से कमज़ोर रखो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी सेनाएं आएँ, टेक ओवर करें और देश आसानी से हार जाए। परंतु ये मेरा विचार है कि देश को 2014 में आप लोगों ने एक सशक्त कूटनीतिज्ञ, एक समर्थ शासक चुन दिया। यहाँ इनकी दाल नहीं गल रही है अब, और उनके पासे पलट गए। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि देश रहेगा तो हम रहेंगे और आप रहेंगे। समृद्धि होने के लिए शांति बहुत जरूरी है। आधा युद्ध के लिए अब देश में तैयारी हो रही है। पहले गांधी ने नेहरू को पाला, उसने बंटवारा कराया। फिर अन्ना हजारे ने केजरीवाल को पाला, कोशिश तो बहुत कर रहा है बंटवारा कराने की, लेकिन नहीं चल रही है। ममता दी बंगाल में नाच कूद रही हैं, हत्याएं करवा रही हैं, हो रही हैं। संवैधानिक जिम्मेवारी से अपने कोई लेना देना उनको नहीं है, सिवाय पैसे कमाने के, दिखाने का। हाथी के दांत अलग हैं, खाने के अलग हैं। ये सब नेताओं के पास है, महबूबा के पास है, फारूक के पास है। महाराष्ट्र में भी यही घमासान हो रहा है, खुलेआम वसूली हो रही है। तो ये देश के भीतर के जो आधे युद्ध लड़ने वाले शूरमा हैं, जिसमें जयद्रथ भी हैं और शिखंडी भी हैं, आपको इनसे देश को बचाए रखना है। बस मैं आपसे यही निवेदन है, मेरा आपसे यही कहना है। आपको मेरी बातों में कुछ भी खराब लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग चाहें तो हमारे इस वीडियो पर कमेंट लिख सकते हैं। मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप अपनी सोच में क्या क्या बदलाव लें, क्योंकि जो आप अपने दिमाग में संदेश देंगे, आपका दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करेगा। एक बात और मैं बता रहा हूँ, मीडिया से बच के रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया, मैंने आपको जैसे बोला, कम्युनिस्ट देशों की बातें बाहर नहीं आती। वेस्टर्न कंट्रीज़ का दुनिया पर मीडिया पर कंट्रोल है, पैसे से और टेक्नोलॉजी से
कोई क्यों खर्चा करे, उनकी कॉपी करके, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके, उनका कुछ फुटेज उठा करके आपको दिखाएंगे सारा दिन, और उसके पीछे भी उनका अपना एजेंडा होता है कि किसको कमज़ोर दिखाना है और किसको मजबूत दिखाना है। 80% न्यूज़ जो है वो वेरीफाइड नहीं होती, सत्य नहीं होती, क्योंकि होता कुछ और है और प्रचार कुछ और किया जाता है। युद्ध के काल में इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। आप इसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दें। आप समर्थ हैं, आपका देश समर्थ है, ऐसी चीज़ों से और इन लोगों से निपट लेगा। आप शांति बनाए रखें। जय हिंद।